हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर जितने भी तरह के हीट ऑफ रिएक्शंस होते हैं उनके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा एंड एंड में जाके जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन होगा। तो बेसिकली जो पार्ट 2 है हमारा बच्चों थर्मोडायनेमिक चैप्टर का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम वेटेज अगर आपको इस चैप्टर का अगर आता है तो इसी पार्ट से आता है, तो बेसिकली ये पार्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज थर्मोडायनेमिक का बच्चों ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, चाहे आप जेई की बात कीजिए चाहे आप नीट की बात कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज़ हीट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके कंप्लीटली प्रोडक्ट बना देते हैं, जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उस कंप्लीट रिएक्शन के दौरान जितना भी हीट आपका एब्जॉर्ब हुआ है या जितना भी हीट आपका इवॉल्व हुआ है वही उस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मतलब कितना हीट आपका इवॉल्व होगा या कितना हीट आपका एब्जॉर्ब होगा जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाते हो, जब आपकी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है तो उस कंप्लीशन होने के बाद जितना भी उस रिएक्शन के अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है या फिर इवोल्यूशन हुआ है वही क्या होती है बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन होती है। हीट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा एच आर से इंडिकेट करेंगे और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ ए आई इंटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बी आई इंटू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस करना है, मतलब टोटल जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी और टोटल जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी होगी। समेशन का मतलब वही है बच्चों, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट जितने भी हैं उनका टोटल एंथैल्पी ले लीजिए और रिएक्टेंट जितने भी हैं उनका टोटल एंथैल्पी ले लीजिए। उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमें क्या देगा, हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हीट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या कहा कि जब आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उस रिएक्शन के दौरान कितना हीट आपका इवॉल्व हुआ है या कितना हीट आपका एब्जॉर्ब हुआ है वही आपका उस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अगर हम किसी भी रिएक्शन को इस कंडीशन में मेंटेन कर दें, मतलब अगर आप उस जगह का प्रेशर, जिस जगह पे आप रिएक्शन करवा रहे हो, अगर वहाँ का प्रेशर आप 1 बार मेंटेन कर देते हो, अगर आप टेम्परेचर 298 केल्विन कर देते हो और अगर कोई कंसंट्रेशंस है तो अगर उस कंसंट्रेशंस को 1 मोलार ले लेते हो, तो जो भी यहाँ पे उस रिएक्शन के अंदर इस कंडीशन में हीट का इवोल्यूशन होगा या हीट का एब्जॉर्प्शन होगा वही हीट हमारी क्या होगी बच्चों, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, स्टैंडर्ड हम वर्ड कब कह देते हैं, जब ये कंडीशन आपका मेंटेन रहेगा। प्रेशर आप यहाँ पे 1 बार ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन लीजिए एंड अगर कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो आप उसको 1 मोलार ले सकते हैं। अब आते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब हर जगह पे आपका जो टेम्परेचर है, कुछ केसेस को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस है जिसकी बात मैं करूँगी अभी, तो कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम रिएक्शन हम किस टेम्परेचर पे डील कर रहे हैं, 298 केल्विन पे ही डील कर रहे हैं। तभी जाके हम उस एंथैल्पी को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब आपका कोई भी सब्सटेंस एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में गया या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गया या फिर लिक्विड से गैस में गया, तो जब कोई आपका सब्सटेंस एक फिजिकल स्टेट से ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे फिजिकल स्टेट में, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जितनी भी एंथैल्पी या जितना भी हीट आपका इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में वही आपकी क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम किस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं,
एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कहने का ये है कि जब 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उस सॉलिड का, अगर उस टेम्परेचर पे 1 मोल सॉलिड को हम 1 मोल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो उस प्रोसेस के दौरान, उस रिएक्शन के दौरान जितनी भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा, जितनी भी हीट में चेंज आया होगा, वही चेंज क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। मतलब सॉलिड को लिक्विड में भेजने के लिए अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो हम ये कह सकते हैं 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड के अंदर इस टेम्परेचर पे कन्वर्ट करने के लिए, जो कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, हम H2O की बात कर रहे हैं, अगर H2O के जगह पे कोई और सब्सटेंस होगा तो हम उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कंसिडर करेंगे। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप उसको उसके मेल्टिंग टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो, तो जितनी भी इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में चेंज आया है वही एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ऊपर में मैंने क्या कहा था, हम स्टैंडर्ड टर्म तभी यूज़ करेंगे जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन रहेगा। बट ये एक एक्सेप्शन है, जब हम फ्यूजन की बात करते हैं या वेपराइजेशन की बात करते हैं या सब्लिमेशन की बात करते हैं, इनके अंदर ये नहीं काम में आता है। बाकी जितने भी हम हीट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे आप किस टेम्परेचर को रखोगे, वहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर को ही रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ ये जो हमारा हीट ऑफ फ्यूजन है बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जैसे H2O सॉलिड को H2O लिक्विड में कन्वर्ट किया, डेल्टा H आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में अगर भेजना है तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट अगर देनी पड़ रही है इसका मतलब प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा H आपका पॉजिटिव होगा। दूसरा है बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को डेल्टा H0 VAP से इंडिकेट किया जाता है। It is nothing but enthalpy change when 1 mole of liquid is converted into its vapor form at its boiling point। जैसे अगर 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करना है, और किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना है, जितना लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, तो जो भी हमारी हीट इन्वॉल्व होगी, जो भी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी इस रिएक्शन को कराने के लिए, वही इस रिएक्शन की क्या कहलाएगी बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ अगेन दिस विल बी पॉजिटिव ओनली, क्योंकि लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो फिर से हीट देना पड़ेगा बच्चों। तो इसलिए 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट आप इस कंडीशन में देते हो 1 atm एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे, वही क्या होगी बच्चों इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसका मतलब है 1 मोल सॉलिड को अगर डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखें कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उस सॉलिड का मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए। जैसे सपोज अगर सॉलिड का मेल्टिंग टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, तो आप जो हीट करोगे, आप मतलब आप जो टेम्परेचर दोगे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए। तो कितना टेम्परेचर आप देते हो, मतलब कितना हीट आप देते हो किसी भी 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वही एंथैल्पी क्या कहलाती है बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। एंड सॉलिड को अगर फिर से वेपर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो फिर से आपको हीट देना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे डेल्टा H क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। काफ़ी बार क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों के इस टॉपिक पे आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर सपोज 1 मोल किसी भी कंपाउंड का बनाना है, 1 मोल किसी भी कंपाउंड का बनाना है, और उसको बनाने के लिए उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को ले लीजिए, और उसके सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। तो जब 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल स्टेट, तो उस प्रोसेस के दौरान, उस रिएक्शन के दौरान जितनी भी एंथैल्पी में चेंज आएगी, वही एंथैल्पी में चेंज आपका क्या कहलाएगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर कभी भी एक मोल किसी भी कंपाउंड को उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बनाते हो, ठीक है, और अगर उसके सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में हो और अपने मोस्ट कॉमन फॉर्म में हो, तो उस प्रोसेस के दौरान या तो हीट का एब्सॉर्प्शन हुआ होगा या तो हीट का इवोल्यूशन हुआ होगा, डिपेंड करेगा नेचर टू नेचर। ठीक है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन बच्चों नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। बट इससे पहले जो ऊपर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों जगह पे आपके जो डेल्टा एच होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सबसे पहले ये जो दो कॉलम हैं इनको सब लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इनको जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन का स्टेबल स्टेट H2 गैस है, ऑक्सीजन का O2 गैस है, नाइट्रोजन का N2 गैस है, Cl का Cl2 गैस है, फ्लोरीन का F2 गैस है, ब्रोमीन का Br2 लिक्विड है, I का I2 सॉलिड है, सल्फर का S8 रोम्बिक है या सिंपली S रोम्बिक लिख सकते हो, रोम्बिक सल्फर। फॉस्फोरस का P4 वाइट है, सिंपली P वाइट लिख सकते हो। कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, बट जो थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है वो ग्रेफाइट होता है। अगर H प्लस दिया है बच्चों तो H प्लस गैस में भी एग्जिस्ट करता है, H प्लस एक्वस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट स्टेबल फॉर्म आपको H प्लस एक्वस का लेना है। मेटल के स्टेबल फॉर्म मेटल सॉलिड होते हैं, जैसे अगर मैं सोडियम आपको दूँ तो सोडियम सॉलिड होगा, मैग्नीशियम Mg सॉलिड होगा, एल्यूमिनियम Al सॉलिड होगा। एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी अगर आपको दिया जाए तो मर्क्यूरी का स्टेबल फॉर्म कौन सा है बच्चों, Hg लिक्विड है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो डेफिनेशन है उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए एक मोल अमोनिया को हमने उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बनाया। इसके एलिमेंट कौन कौन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म कौन सा है बच्चों, N2 गैस, तो N2 गैस लिख दिया, और हाइड्रोजन का H2 गैस। अब बैलेंसिंग होनी चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए हाफ N2 प्लस 3/2 H2 ले लिया मैंने। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ अमोनिया को उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बनाया गया है और उसके सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में है। तो जो भी इस रिएक्शन में एंथैल्पी में चेंज आया होगा, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी में चेंज आया होगा, जिसको हम डेल्टा एच आर नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे डेल्टा एच नॉट एफ भी कह सकती हूँ। मतलब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी में चेंज आई है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। क्योंकि फॉर्मेशन का डेफिनेशन ही होता है एक मोल कंपाउंड को बनाने के लिए उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को यूज़ कीजिए और वो सारे एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को गौर से देखूं बच्चों, तो 1 मोल ऑफ CO2 को बनाने के लिए उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन को यूज़ किया गया है। कार्बन भी यहाँ पे अपने स्टेबल फॉर्म में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कार्बन का स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट होता है और ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 गैस होता है। तो यहाँ पे भी इस रिएक्शन में जो भी हीट में चेंज आया होगा, जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ही बराबर है। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ कंपाउंड को उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बनाया गया है और सारे एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, इस तीसरे रिएक्शन के अंदर कार्बन को डायमंड के फॉर्म में ले लिया है, विच इज़ नॉट द स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो इसलिए 1 मोल CO2 भले ही हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बना रहे हैं, बट कार्बन का डायमंड फॉर्म इज़ नॉट द थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल फॉर्म। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा, जिसको हम डेल्टा एच नॉट आर कहते हैं, ये यहाँ पे डेल्टा एच नॉट एफ के इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल कब होता है, जब ये डायमंड के जगह पे ग्रेफाइट के फॉर्म में होता। नेक्स्ट थिंग देखिए बच्चों, यहाँ भी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाया जा रहा है, बट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हमने 2 डिफरेंट कंपाउंड को यूज़ किया है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। लेकिन डेफिनेशन क्या है यहाँ पे फॉर्मेशन का, डेफिनेशन ये है कि 1 मोल कंपाउंड को बनाने के लिए उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को यूज़ करना है। बट यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए उसके कंपाउंड को यूज़ किया जा रहा है, ना कि इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन को। इसलिए इस रिएक्शन में भी जो भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकती हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं कब कहती, अगर यहाँ पे 1 मोल
मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कैल्शियम जो कि मेटल है और मेटल का स्टेबल फॉर्म होता है सॉलिड, कार्बन का स्टेबल फॉर्म होगा ग्रेफाइट एंड ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 3/2 O2 गैस ले ली होती। अगर ये रिएक्शन दिया होता ना तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज obtained from its corresponding constituent element in their stable state। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता उसके अंदर जो भी चेंज आ रहा होता वही हमारा क्या होता बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता। इसी तरह से बच्चों ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, बल्कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, 1 मोल कंपाउंड अगर बनता है तब जाके हम कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा, प्रोवाइडेड उस सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए रिएक्टेंट के साइड में अपने स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए। तो भले यहाँ पे देखिए अमोनिया को बनाने के लिए उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को यूज़ किया गया N2NH2, बट यहाँ पे 2 मोल के बजाय 1 मोल के बजाय 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड जब 2 मोल बच्चों कंपाउंड बनाते हैं तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकती हूँ। तो अगर बच्चों मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, देखिए सपोज मैंने कहा कि ये जो लास्ट रिएक्शन है हमारा, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज सपोज मैंने कहा कि -400 है। मैंने कहा आपको कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज -400 है। तो अगर आपको इसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के कंपाउंड के लिए डिफाइन की जाती है, 1 मोल कंपाउंड के बनाने के लिए डिफाइन की जाती है। तो यहाँ अगर 1 लाना है तो मुझे इस इक्वेशन को थ्रू आउट क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, और जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, जितना हीट ऑफ रिएक्शन दिया है उसका आधा हो जाएगा, मतलब उसको 2 से डिवाइड करके इसका हाफ हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी always equal to 1/2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे 2 है, अगर 3 होता तो मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम क्या लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू 1/3 इंटू डेल्टा H0R। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 से हम डिवाइड कर देते, मतलब जिस भी नंबर से राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से हम क्या करेंगे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट प्रोवाइडेड रिएक्टेंट के साइड में क्या होना चाहिए बच्चों, सभी एलिमेंट अपने अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा H है वो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है या हीट ऑफ फॉर्मेशन है। कब आपका हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है उसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, इसी नोट के ऊपर ही आपके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है इक्वेशन, यहाँ पे देखिए सपोज आपको कोई भी रिएक्शन दिया है बच्चों रैंडमली, लेटेस्ट से मैंने आपको ये रिएक्शन दे दिया क्वेश्चन में, और मैंने ना आपको यहाँ पे क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू है, मैंने सभी आपको दे दिया। मैं आपको रैंडमली कोई भी रिएक्शन दे सकती हूँ, बट उन रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर मैं उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देती हूँ तो आप इस रिएक्शन के अंदर कितना एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा। मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज़ हैं उनकी मदद से आप किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बच्चों, इसका फॉर्मूला ये है, समेशन ऑफ, समेशन मतलब सम करना है आपको, किसका सम करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का। तो समेशन ऑफ AI इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ BI इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट का जो टोटल एंथैल्पी होगा और रिएक्टेंट का जो टोटल एंथैल्पी होगा दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए और उसी डिफरेंस की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा उसको निकाल सकते हैं। बट मेक श्योर दिस पॉइंट यू ऑल हैव टू रिमेंबर। नोट क्या है, अगर कोई एलिमेंट बच्चों, कोई भी एलिमेंट अगर अपने स्टेबल स्टेट में है
तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो लिया जाता है, और ये एक अजम्पशन है। जैसे अगर सपोज़ कोई रिएक्शन है, अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं, लेटर से मैं इस रिएक्शन की बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है, CO2 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन O2 का नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि O2 यहाँ पे ऑलरेडी अपने स्टेबल फॉर्म में है, और जब कोई केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में होता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना लेना है? ज़ीरो ले लेना है। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे किया है ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो इक्वेशन देखिए क्या है, एक रिएक्शन है 2NO + O2 गिव 2NO2, और इस क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू दिए हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO 90.2 किलो जूल पर मोल दिया है, और NO2 का 33.2 किलो जूल पर मोल दिया है। आपको इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन दिया है उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में कितना चेंज आया होगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होता है, जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया, प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को माइनस करना है। अब प्रोडक्ट साइड बच्चों क्या है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ NO2, तो मैं क्या करूँगी, ये हमारा फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा था मैंने। अब प्रोडक्ट साइड में NO2 है, उसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 2, तो AI यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू NO2 का कितना है वैल्यू? 33.2 माइनस, अब प्रोडक्ट यहाँ पे 2 हैं, तो 2 इंटू NO का कितना दिया है? 90.2, तो 2 इंटू 90.2। अब बचा यहाँ पे ऑक्सीजन। वैसे तो क्वेश्चन में O2 का नहीं दिया है, बट जस्ट अभी मैंने क्या कहा कि अगर कोई एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में होता है तो हमेशा उसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना ले लिया जाता है? ज़ीरो। तो O2 के जगह पे ज़ीरो डाल देना, सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे वैल्यू बच्चों -114 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। दूसरा जो हमारा यहाँ पे बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको डेल्टा H0C से इंडिकेट करेंगे। ये क्या होता है? दिस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड। जब 1 मोल फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न किया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों क्या होता है, हीट आपकी रिलीज ही होती है। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है आपके। हीट ऑफ कंबशन यूजुअली एक्सोथर्मिक ही होता है। जैसे ऊपर में मैंने क्या कहा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी 1 मोल कंपाउंड को आप बनाते हैं उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो हीट आपकी इवॉल्व भी हो सकती है, हीट आपकी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। रही बात कंबशन की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में हीट ऑफ कंबशन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब कंबशन आपके एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। एक हमारा एक्सेप्शन है जिसको ध्यान में रखना है आप लोगों को, कि अगर हम N2 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो NO2 बनाने के लिए, और F2 का ऑक्सीडेशन करते हैं OF2 बनाने के लिए, इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो N2 और F2 का कंबशन हो रहा है, इसके कंबशन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये दोनों प्रोसेस एक्चुअली में एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बट अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए बच्चों, तो बाकी जितने भी कंबशन प्रोसेस होती हैं, वो सारे कंबशन प्रोसेस आपके एक्सोथर्मिक होती हैं। तो बेसिकली हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या है, 1 मोल फ्यूल को कंप्लीटली बर्न कर देने से जितनी भी हीट आपकी रिलीज होगी, जितनी भी हीट आपका लॉस होगा, एक्सेप्शन ये दोनों, इन दोनों को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो 1 मोल फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करने से जितनी भी हीट आपकी इवॉल्व होगी, वही हीट क्या होगा बच्चों, हीट ऑफ कंबशन कहलाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सेप्शन यहाँ पे ये दोनों ध्यान रखना, इन दोनों के केस में डेल्टा H0C आपका पॉजिटिव होता है। नाउ नोट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर मान के चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देना, सपोज ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो ऊपर में मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, 2NO + O2 गिव 2NO2, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डाटा मैंने आपको दिया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये किसका डाटा था, तो गौर से देखिए, ये डाटा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डाटा दिए थे। तो जब आपको फॉर्मेशन का डाटा दिया जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो आप इस रिएक्शन के अंदर कितनी एंथैल्पी में चेंज आएगी वो आप कैसे निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के टोटल प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और टोटल रिएक्टेंट का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, दोनों के बीच के डिफरेंस से निकाल सकते हो।
लेकिन बच्चों अगर आपको मान के चलिए यहाँ पे फॉर्मेशन के बजाय कंबशन का डाटा दे दिया होता, ये दोनों डाटा लेटर से कंबशन का दे दिया होता आपको, साथ में यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दिया होता क्योंकि हीट ऑफ कंबशन यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है, तो अगर ये नेगेटिव दे दिया होता, ठीक है, और अगर ये दोनों फॉर्मेशन के जगह पे कंबशन के डाटा होते तो हम इसी सेम रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अब किसकी मदद से निकालते, यहाँ पे कंबशन के डाटा की मदद से निकालते। और जब कंबशन का डाटा दिया जाता है बच्चों, आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करना है, बल्कि आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अब आपको रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना है और फॉर्मेशन के जगह पे अब किसको डाल देना है, यहाँ पे कंबशन के डाटा को यूज़ करना है। मतलब सेम ही फॉर्मूला लगेगा, सेम ही मेथड लगेगा, बट अब आपको यहाँ पे फॉर्मेशन को रिप्लेस कर देना है कंबशन से, और जहाँ पे आप पहले प्रोडक्ट लिखते थे और बाद में रिएक्टेंट लिखते थे, अब यहाँ पे रिएक्टेंट पहले लिखा जाएगा और प्रोडक्ट बाद में लिखा जाएगा। मतलब अगर मैं इन दोनों वैल्यू की मदद से सपोज अगर इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालूं, तो अब मैं क्या लिखूंगी, देखिए रिएक्टेंट के साइड में क्या होगा बच्चों, 2 इंटू एनओ का कंबशन कितना दिया है, तो एनओ का कंबशन दिया है -90.2, और उसके बाद O2 का कितना लेंगे, तो ध्यान रखिए O2 बच्चों सपोर्ट करता है कंबशन को, इसका कंबशन होता नहीं है, तो इसको आपको 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड है उसके कोफिशिएंट 2 है, और उसका आपको हीट ऑफ कंबशन का डाटा कितना दिया गया है, तो इसका दिया गया है -33.2। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको इसी रिएक्शन का डेल्टा एच पता चल जाएगा। एक बार मैंने किसकी मदद से निकाला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से, और एक बार मैंने एंथैल्पी ऑफ कंबशन की मदद से। तो बस यही बच्चों है। आई होप आप लोगों को अब डिफरेंसेस पता चल गया होगा कि कब आपको कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। अगर आपको कंबशन का डाटा दिया जाए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस कर दीजिएगा, और अगर आपको फॉर्मेशन का डाटा दिया जाए तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड अपॉन बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली। 1 मोल फ्यूल को बर्न करने से, 1 मोल फ्यूल को जब कंप्लीट बर्न आप कर देते हो, तब जो हीट आपकी रिलीज होती है एक्सेप्शंस को छोड़ के, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लेकिन अगर 1 मोल के बजाय 1 ग्राम फ्यूल को अगर बर्न करोगे, तो उससे जितना भी हीट आपका रिलीज होगा उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। कैलोरीफिक वैल्यू हमारा होता किसके बराबर है बच्चों, हीट ऑफ कंबशन को क्या करना, जो फ्यूल दिया है आपको उसके मोलार मास से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा किसी भी फ्यूल का, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो आपका फ्यूल उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। अब जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, लेटर से आपको ये इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आप देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट मिल रहा है। अगर प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट मिल रहा है मतलब रिएक्शन आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब इसने प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट को भी प्रोड्यूस किया है। और जब एक्सोथर्मिक होगा बच्चों तो डेल्टा एच आप कैसे लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे। मैग्नीट्यूड 800 है, इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि 800 किलो जूल हीट आपकी लॉस हुई है, लेकिन लॉस को हम किससे दिखाएंगे, नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। अब गौर से देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो 800 है -800 किलो जूल, ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में इतना हीट का चेंज हुआ है, इतना हीट आपका लॉस हुआ है, इतना हीट आपका इवॉल्व हुआ है, तो इसको मैं हीट ऑफ रिएक्शन कहूँगी। बट ये रिएक्शन के अंदर मतलब ये जो आपका -800 है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, हीट ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज कि कितना हीट आपका इवॉल्व होगा जब हम 1 मोल फ्यूल को बर्न करेंगे। जब हम 1 मोल फ्यूल को बर्न करते हैं तो जाके जितनी भी हीट आपकी रिलीज होती है उसको कहा जाता है हीट ऑफ कंबशन। बट यहाँ देखिए बच्चों, ये जो -800 किलो जूल ऑफ हीट आपको लॉस हो रहा है, ये जो आपका रिलीज हो रहा है, वो कितने मोल फ्यूल को बर्न करने से हो रहा है, 2 मोल। तो जब 2 मोल की वजह से -800 हुआ तो 1 मोल की वजह से कितना हुआ होगा, तो 1 मोल की वजह से -400 हुआ होगा। तो -400 एक्चुअली में क्या है बच्चों, हीट ऑफ कंबशन है।
और अगर हीट ऑफ कंबशन आपको पता चल गया कि -400 है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब C2H6 का मोलर मास कितना होगा, तो इसका मोलर मास होगा 30। मोलर मास C2H6 का निकालना है बच्चों। यहाँ सामने क्या कोफिशिएंट दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। मोलर मास सिंपली हम एक मोल के मास को निकालते हैं, और इसका मोलर मास जब यहाँ डालोगे तो आपको मिलेगा -40/3 किलो जूल। तो ये इसकी क्या है बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू है। तो अब देखिए -400 हमारा यहाँ पे क्या है, -400 इज एक्चुअली नथिंग बट हीट ऑफ कंबशन, बट -40/3 इज नथिंग बट कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 gram equivalent of an acid neutralizes 1 gram equivalent of a base in dilute solution। मतलब अगर सपोज एसिड और बेस दोनों ही डाइल्यूट है, ठीक है, दोनों ही सोल्यूशन, जो एसिड का सोल्यूशन है और जो बेस का सोल्यूशन है, लेटर से दोनों ही डाइल्यूट हैं। अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करा देते हैं, तो उस कंप्लीट रिएक्शन के दौरान जो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोडक्शन के दौरान वो कुछ हीट को भी रिलीज करेगा। उसी हीट को हम क्या कहते हैं बच्चों, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो heat of neutralization is nothing but the amount of heat released when 1 gram equivalent of an acid neutralizes 1 gram equivalent of a base in a dilute solution। ठीक है, जब दोनों डाइल्यूट कंडीशन में होंगे और जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा, तो उस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के दौरान आपको कुछ हीट भी रिलीज होता है, और वही हीट उस रिएक्शन का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चों हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब जब भी आप एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करोगे, हीट आपको हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, यहाँ से ही आपके न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं। सबसे पहला, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर आप कह सकते हो -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। मतलब कहने का ये है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, एसिड का नेचर कुछ भी हो, बेस का नेचर कुछ भी हो, बट होने क्या चाहिए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में न्यूट्रलाइज करता है, तो उस प्रोसेस के दौरान ऑब्जर्व क्या किया गया है कि आपको -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट हीट मिलता है। और यहाँ पे अगर किलो कैलोरी के टर्म्स में मैं बात करूँ तो -13.7 किलो कैलोरी आपको हीट मिलता है। कहने का मतलब है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन करेगा बच्चों, और अगर मैं इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर ले लूँ, एसिड का नेचर कुछ भी हो, बेस का नेचर कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इनके रिएक्शन की वजह से कितना हीट आपका प्रोड्यूस होगा, -13.7 किलो कैलोरी, और अगर मैं जूल के टर्म्स में कहूँ तो -57.1 किलो जूल आपका हीट का लॉस होगा। ये ध्यान रखिएगा। बट एक एक्सेप्शन है बच्चों HF का। HF जो होता है, भले ये वीक एसिड है, बट इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। अगर मैं किलो कैलोरी के टर्म्स में बात करूँ तो इसका वैल्यू होता है -16.4 किलो कैलोरी के आसपास, और अगर किलो जूल में मैं डील करूँ तो -68.2 किलो जूल के आसपास होता है। और इसका हाईएस्ट इस वजह से होता है क्योंकि HF के अंदर जो F नेगेटिव है उसका हाइड्रेशन हो जाता है। डाइल्यूट कंडीशन में पानी काफ़ी सारा होगा सोल्यूशन में, और उस सोल्यूशन के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो F नेगेटिव को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट कर देते हैं, और उसी हाइड्रेशन की वजह से भी काफ़ी सारा हीट आपका रिलीज़ होता है। इसीलिए इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईली नेगेटिव होता है, इवन मोर देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू। तीसरी बात,
अगर आपका बच्चों एसिड और बेस जिनके बीच में आप रिएक्शन करा रहे हो उनमें से अगर कोई भी एक आपका वीक हो गया या दोनों ही वीक हो गए तो आपका जो हीट निकलता है, हीट का जो लॉस होता है वो -13.7 से कम होता है या 57.1 से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में से कोई एक वीक हो गया या दोनों ही वीक हो गए तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी कम हो जाती है, मतलब कम हीट का ही प्रोडक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन से। लास्ट है बच्चों यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हम किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज वीक एसिड और वीक बेस। इन दोनों में से जो एसिड और बेस जिनके बीच में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक भी कंपोनेंट आपका वीक हो गया या दोनों ही कंपोनेंट बच्चों वीक हो गए तो वीकर कंपोनेंट 100% डिसोशिएट होते नहीं हैं, उनको हमें डिसोशिएट करवाना पड़ता है। तो कोई भी वीकर कंपोनेंट को अगर हमें आयोनाइज कराना है तो आयोनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी उनको देनी पड़ती है, और कितनी एनर्जी हमने दिया है किसी वीक एसिड या वीक बेस को आयोनाइज कराने के लिए, वही एनर्जी क्या होती है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन होती है। और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में किलो कैलोरी के अंदर निकालने के लिए कहा गया है बच्चों, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ -13.7 माइनस डेल्टा HN। जो भी क्वेश्चन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू दे रखी होगी ना, उसको यहाँ डाल के उसको 13.7 से माइनस कर दीजिएगा, आपको आयनाइजेशन एनर्जी किलो कैलोरी में मिल जाएगी। बट अगर आपको किलो जूल में निकालना है तो मॉड यहाँ पे -57.1 का लेना पड़ेगा, और जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया है किलो जूल में, उसको यहाँ डाल दीजिए, और इस डिफरेंस की मदद से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन इस मॉडल का आ जाता है, तो जैसे यहाँ पे बच्चों जो भी मैंने डिस्कस किया ना, उसके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं करा रही हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोगों को आइडिया लगता जाए कि किस तरह से इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे क्या कहा है? H2SO4 और NaOH आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सपोज क्वेश्चन में कहा है कि 200 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल H2SO4 रिएक्ट विथ 500 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल NaOH, व्हाट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपको लीटर में दिया होता तो डायरेक्टली हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चों? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लीटर, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर। बट क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको ml में दिया है, तो जब वॉल्यूम ml में दिया होगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का रिलेशन है जब नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम हमें दिया होगा। अब H2SO4 का कैसे निकालें? तो नॉर्मेलिटी इसका 1/10 है, वॉल्यूम हमें दिया है, सब कुछ डाल के आपको मिल जाएगा दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब गौर से देखिए बच्चों, H2SO4 का 0.02 है, NaOH का 0.05 है। अगर दोनों के अंदर कंपेयर करें तो ये क्वांटिटी लो है। अगर जो क्वांटिटी लेस होती है उसको तो लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एक्सेसिव रिएजेंट हो जाता है। अब अगर ये LR है बच्चों, H2SO4 अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो जाएगा। अब इसका क्लियर मतलब है कि 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का 100% कंज्यूम होने वाला है। तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 NaOH के भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करेगा? 0.02 के साथ करेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, H2SO4 और NaOH जब रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा तभी तो हीट आपकी रिलीज होगी। अगर इनके बीच में रिएक्शन रुक जाए तो हीट का लिबरेशन भी रुक जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसा कि ऊपर में मैंने कहा था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू प्रोड्यूस -13.7 किलो कैलोरी, अगर मैं किलो कैलोरी के टर्म्स में डील कर रही हूँ। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस
जब -13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज कर रहा है तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, जब 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना हीट को लिबरेट करेगा बच्चों? -0.02 इंटू 13.7 किलो कैलोरी को लिबरेट करेगा। एक क्वेश्चन हीट ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर दिया है बच्चों, जो कि आपके नीट में आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है बच्चों कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ LiOH इफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज गिवन एज 13.8 किलो जूल। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना है, हमें पता लगाना है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको आयोनाइजेशन कराने के लिए खर्च हुई होगी। तो बच्चों देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जस्ट मैंने ऊपर में क्या कहा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच एन को तो हम -33.8 किलो जूल ले लेंगे, और हीट ऑफ आयोनाइजेशन का जस्ट ऊपर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर किलो जूल में है तो हम इस सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है? -57.1 का मॉड माइनस जो आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व करोगे यू विल गेट 23.3 किलो जूल। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेस लॉ का कहना क्या है? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डायरेक्ट स्टेप इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एन इनडायरेक्ट प्रोसेस इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए बच्चों, आप ए से बी पे गए, आपने इस रिएक्शन में ऑब्जर्व किया कि एंथैल्पी में चेंज डेल्टा H1 आया है। फिर आप बी से सी में गए, लेटर से चेंज आपका डेल्टा H2 दिया है। फिर सी से डी में गए, लेटर से आपका चेंज डेल्टा H3 का है। और फिर फाइनली आप यहाँ पे ए से डी में जा रहे हैं, जिसका चेंज लेटर से डेल्टा H4 है। अगर गौर से देखेंगे बच्चों तो ए से डी आप कैसे बना सकते हो? इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करके, अगर ऐड करेंगे तो सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपको ए गिव्स डी देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ए से जो डी प्रोसेस है उसमें जितनी भी एंथैल्पी में चेंज आई है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन द इनडायरेक्ट स्टेप्स। ये जो 3 स्टेप्स है बच्चों, ये इनडायरेक्ट स्टेप है ए को डी में कन्वर्ट करने का, और ये जो सिंगल स्टेप है ये आपका डायरेक्ट स्टेप है। तो डायरेक्ट स्टेप के अंदर जितनी भी एंथैल्पी में चेंज होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन द इनडायरेक्ट स्टेप। मतलब डेल्टा H4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 लिख सकती हूँ। यही हमारा क्या है बच्चों? हेस लॉ है। तो यहाँ पे देखो एक और रिएक्शन दिया है मैंने एक और एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे सपोज एक ये रिएक्शन दिया है बच्चों, S+O2 गिव्स SO2, लेटर से डेल्टा H आपका -X है, और फिर SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3, लेटर से इस स्टेप का डेल्टा H -Y है, बट आपको इस स्टेप का निकालना है। तो ये स्टेप आपको कैसे मिलेगा बच्चों? अगर मैं पहले और दूसरे इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूं, तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूंगी तब जाके मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर थर्ड इक्वेशन का डेल्टा H निकालना है तो मुझे पहले और दूसरे इक्वेशन के डेल्टा H को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर सपोज ये तीसरा इक्वेशन पहले और दूसरे इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके मिलता, तो सब्ट्रैक्शन अगर होती ना तो डेल्टा H भी इनके क्या हो जाते? सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? हेस लॉ कहते हैं कि जो भी हमारी डायरेक्ट स्टेप्स होती है उसमें जितनी भी एंथैल्पी में चेंज होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन द इनडायरेक्ट स्टेप्स। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हमारा जो हीट ऑफ रिएक्शन है दिस इज हीट ऑफ सोल्यूशन। हीट ऑफ सोल्यूशन को डेल्टा H0 SOL से इंडिकेट किया जाता है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन किया जाता है कि जब 1 मोल सॉल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो सॉल्यूशन के बनाने के दौरान जितनी भी हीट आपकी या तो लॉस होती है या तो हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, उसी को हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब 1 मोल सॉल्यूट को जब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हो तो जितना भी हीट आपका इवॉल्व हुआ है या जितना भी हीट आपका एब्जॉर्ब हुआ है उसको हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। हीट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव।
मतलब कुछ कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही आप एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे हीट को या तो इवॉल्व कर देगा, और कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जिनको एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से हीट आपकी एब्सॉर्ब हो जाती है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो हीट ऑफ सोल्यूशन कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर सल्फेट बच्चों एनहाइड्रस फॉर्म में है, CuSO4 सॉलिड, इसको जब एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे, एक्सेस ऑफ सपोज वाटर में यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे ले रही हूँ, तो अगर आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे तो ये आपका क्या होगा, CuSO4 एक्वस के अंदर चला जाएगा, और इस प्रोसेस के दौरान देखा गया है कि हीट आपकी इवॉल्व होती है, तो इसलिए हीट ऑफ सोल्यूशन हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। लेकिन जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को CuSO4.5H2O को जब इसको आप इसके 1 मोल को जब आप एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालोगे, जैसे पानी में डालोगे, पानी में यहाँ पे सॉल्वेंट ले रही हूँ, तो जब 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे तो यहाँ पे जो भी हमारी एंथैल्पी चेंज होगी, मतलब इसको 1 मोल को एक्सेस ऑफ वाटर में डालने के बाद जो हमारी यहाँ पे क्या देखी गई है कि कुछ हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट हीट ऑफ सोल्यूशन का है। मतलब कुछ सॉल्यूट के 1 मोल को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालने से हीट आपकी इवॉल्व होती है, और कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनके 1 मोल को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालने से हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म एंड इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मान के चलिए आपके पास कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक है, इसका आपने 1 मोल सॉल्यूट लिया और आप इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में ले जाना चाहते हो, तो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म कौन सा है, CuSO4.5H2O। तो 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड फॉर्म में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 मोल ऑफ H2O को ऐड करेंगे। तो 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्यूट जब हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसी को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, मतलब जब भी आप किसी एनहाइड्रस फॉर्म को उसी के हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे हीट हमेशा आपकी रिलीज ही होगी। अब क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, उसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं हमें, तो यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा बच्चों कि अप्रोच कैसे करना है। सपोज आपको क्वेश्चन में कहा है कि इफ हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट.5H2O आर x and y किलो कैलोरी पर मोल, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है, कॉपर सल्फेट.5H2O का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई सॉल्यूट है जो कि अपने एनहाइड्रस फॉर्म में है, ये लाइन को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा बच्चों, अगर कोई सॉल्यूट है जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में है लेकिन उसका हाइड्रेटेड फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो वैसे सॉल्यूट का जो हीट ऑफ सोल्यूशन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट ऑलरेडी अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो उसका हीट ऑफ सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जैसे बच्चों मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, यहाँ पे वैल्यू, क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है, क्वेश्चन में वैल्यू आपको पॉजिटिव साइन के साथ दिया है, लेकिन यहीं पे गलती कर जाते हैं बच्चे, इसी को ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखो कॉपर सल्फेट का दिया है हमें हीट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ x किलो कैलोरी पर मोल, बट मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी एनहाइड्रस सॉल्यूट है जिसका हाइड्रेटेड फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करता है तो उसका हीट ऑफ सोल्यूशन हमेशा नेगेटिव लीजिएगा, चाहे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉजिटिव ही क्यों ना दिया हो। और दूसरा है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर कोई सॉल्यूट होता है तो आप उसका हमेशा क्या करना, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना, और ऑलरेडी क्वेश्चन में पॉजिटिव ही दिया है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या किए बच्चों हम लोगों ने, इसको लिखते कैसे हीट ऑफ सोल्यूशन के इक्वेशन को, कॉपर सल्फेट सॉलिड, इसके 1 मोल को एक्सेस ऑफ वाटर एक्वस से इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग, इसको जैसे डालोगे कॉपर सल्फेट एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड CuSO4.5H2O को जब एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, CuSO4 एक्वस प्लस 5H2O बना देगा।
दोनों रिएक्शन का डेल्टा हीट ऑफ सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो राइट नाउ आई सेड 1 मोल सॉल्यूट को उसी के हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान जितनी भी हीट का रिलीज होता है वही तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। तो कॉपर सल्फेट को हम 5H2O दे देंगे, तब जाके वो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बनाएगा। तो लेट अस से इसका जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है मुझे उसको निकालना है। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है बच्चों, तो गौर से देखिए। थर्ड इक्वेशन में आराम से कैसे बना सकती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो माइनस करने से क्या होगा, देखिए कॉपर सल्फेट कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा कॉपर सल्फेट लेफ्ट साइड में और ये रहेगा माइनस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो माइनस होगा तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5H2O के सामने नेगेटिव होगा तो ये लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 3 को 1 और 2 के हेल्प से हम बना सकते हैं। 1 में से 2 को माइनस कीजिए, आपको 3 मिल जाएगा। तो अगर आप 3 को 1 माइनस 2 कह रहे हो तो इसका मतलब डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। अब डेल्टा H1 मतलब पहले इक्वेशन का कितना दिया है डेल्टा H, तो माइनस एक्स, और सेकेंड का Y, तो माइनस एक्स माइनस वाई, दिस विल बी नथिंग बट डेल्टा H3। और डेल्टा H3 हमारा क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। इसी तरह से बच्चों लास्ट हमारा जो यहाँ पे एंथैल्पी है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को अगर हम कंप्लीटली उसके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो जितनी भी एंथैल्पी में चेंज होगा वही उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा बच्चों पॉजिटिव होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को उसके गैसियस स्टेट में कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए हीट आपको हमेशा देना पड़ेगा, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको लिखते कैसे हैं, तो देखो H2 गैस है लेटर से, अगर आप इसको कुछ हीट दे दोगे तो हीट देने से क्या होगा, ये कम्प्लीटली अपने सभी बॉन्ड को तोड़ेगा और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से P2H4 है। P2H4 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें P और P के बीच में एक बॉन्ड और 4 PH बॉन्ड होते हैं। अगर इसको हम कुछ इतनी एनर्जी सप्लाई कर दें कि इसके सारे बॉन्ड टूट जाए और बॉन्ड टूटने के बाद ये कम्प्लीटली एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जब सभी बॉन्ड टूट जाएंगे तो सारे एटम्स आपके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कितनी एनर्जी हमने इस 1 मोल सब्सटेंस को दिया ताकि ये 100% अपने गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, वही इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है। इसी तरह से लेटर से कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी आपने दी होगी वही इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों सेम ही है। यहाँ देखिए 1 मोल P4 को कंप्लीटली इसके सारे बॉन्ड को तोड़ के 4P गैस में अगर कन्वर्ट करना है, सभी फॉस्फोरस अगर अपने एटॉमिक फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म में आ जाएं, तो जितनी भी एंथैल्पी आपने दी होगी, जितनी भी हीट आपने दी होगी, वही इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। इसी तरह से C2H6 की बात करें बच्चों, तो C2H6 के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और 6 आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। तो कितनी एनर्जी आप इसको सप्लाई करेंगे ताकि इसके सारे बॉन्ड टूट जाए और कंप्लीटली सभी एटम अपने गैसियस स्टेट में चला जाए, उसी एंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। एंड लास्ट है बच्चों यहाँ पे बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और एक होता है बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। फॉर्मेशन एनर्जी का मतलब होता है बच्चों कि 1 मोल बॉन्ड को बनाने के लिए कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हुई है, एंड बॉन्ड डिसोशिएशन जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट उसका रिवर्स है कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी है 1 मोल किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ताकि वो अपने एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए और सभी एटम अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे सपोज मैं H2 लेती हूँ बच्चों, तो H2 के अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है,
तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे ताकि ये सभी एटम अपने गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वही हमारी क्या होती है बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे गौर से देखना, ये लाइन बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी के बीच का रिलेशन बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा रिएक्शन है जिसमें 1 मोल ऑफ H2 आपका एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है और सभी एटम अपने गैशियस स्टेट में हैं। तो जस्ट अभी हमने हीट ऑफ एटमाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस को अगर उसके गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस के दौरान जितनी भी एंथैल्पी में चेंज आती है वही एंथैल्पी हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा वो किसके बराबर होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अब हीट ऑफ एटमाइजेशन को हमें बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखना है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड हमने किसके अंदर तोड़ा है, बॉन्ड हमने हाइड्रोजन के अंदर तोड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर हीट ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH के बराबर होगा। अब रही बात इसकी, तो ये मीथेन है बच्चों, मीथेन को कितनी एनर्जी सप्लाई करें ताकि ये अपने 100% एटम्स के अंदर और गैशियस फॉर्म में चला जाए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज हुई होगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस को उसी के गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी को तो हीट ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है। बट अगर मैं इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में रिलेट करूँ बच्चों, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन एक्चुअली में किसके बराबर है, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड को तोड़ा है बच्चों हम लोगों ने, टोटल 4 बॉन्ड को ब्रेक किया है। और किस बॉन्ड को ब्रेक किया है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो इसको कम्प्लीटली एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंथैल्पी में चेंज हुआ होगा वो हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन है। बट इसको अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में मैं कहूं तो कितने बॉन्ड हम ब्रेक किए हैं, टोटल 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हमने कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन इस रिएक्शन का क्या होगा, 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन। तो आप इस तरह से हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी के बीच में बच्चों रिलेशन आराम से बना सकते हो। नाउ एक नोट है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया है तब आपको उस रिएक्शन की एंथैल्पी में चेंज कैसे निकालनी है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, समेशन ऑफ AI इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ BI इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे AI और BI का मतलब अलग है। जैसा कि अभी तक हम AI और BI को क्या कह रहे थे बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह रहे थे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का, बट यहाँ पे AI और BI का मतलब अलग है। AI एंड BI यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड है इन रिएक्टेंट साइड या फिर इन द प्रोडक्ट साइड। कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है साथ साथ में, ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करने आ जाए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आ चुका है, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, बट मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है XYZ W के टर्म्स में, बिकॉज मैं यहाँ पे बस आप लोगों को मेथड सिखाना चाह रही हूँ कि आप लोगों को कैसे इस मेथड को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी तरह के बॉन्ड हैं सभी बॉन्ड की एनर्जी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, और मुझे कहा गया है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में कितने एंथैल्पी में चेंज आया होगा उसको बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब गौर से देखो, रिएक्टेंट हमारे पास ये दोनों हैं। अब रिएक्टेंट में कितने तरह के बॉन्ड है, सबसे पहले इस 2 को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे कितने बॉन्ड है आपके पास, 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब 1 मोल के अंदर 2 मोल आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बच्चों, 4। अगर 1 में 2 है तो 2 में 4 होगा, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी, किसके बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन की, प्लस
एक मोल के अंदर या एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, प्लस कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 5, तो प्लस 5 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट के साइड का। अब आते हैं प्रोडक्ट में। तो अगर बच्चों यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आप लेते हो CO2 का, तो उसमें कितने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 2, तो 4 में कितने होंगे, 8, तो 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस 4 इंटू, 4 क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH बॉन्ड है, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 4 होंगे, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। तो बेसिकली ये जो नंबर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे CH बॉन्ड कितने हैं, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, या O डबल बॉन्ड O कितने हैं, या C डबल बॉन्ड O कितने हैं, या OH बॉन्ड कितने हैं, उन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड एनर्जी की डाटा दे रखी है क्वेश्चन में, उन सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम में फिर से आ चुके हैं। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में कहा है कि इफ द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 एंड C2H6 आर 120 किलो जूल पर मोल एंड 240 किलो जूल पर मोल, फाइंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हीट ऑफ एटमाइजेशन का रिएक्शन लिखने आना चाहिए आप लोगों को, और अभी हमने बताया भी है आप लोगों को। तो CH4 का हीट ऑफ एटमाइजेशन कैसे लिखेंगे, सभी इसके एटम को गैसियस स्टेट में स्प्लिट कर देंगे, और हीट ऑफ एटमाइजेशन को बॉन्ड एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करें, ये भी अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ पे इसके अंदर टूटा होगा, तो इसलिए हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। अब हीट ऑफ एटमाइजेशन तो क्वेश्चन में दे रखा है 120, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना हो जाएगा, 120/4 विच विल बी 30। और अगर हम C2H6 की बात करें बच्चों, तो C2H6 में क्या होता है, टोटल आपके पास 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो अगर मैं हीट ऑफ एटमाइजेशन को लिखूंगी तो मैं सिंपली सभी एटम को लिख दूंगी और सभी एटम गैसियस स्टेट में लिख दूंगी। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ा होगा हमने, 6 कार्बन हाइड्रोजन, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, एंड एक कार्बन कार्बन, तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्वेश्चन में दे रखा है 240, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH हम निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ डाल दीजिए, आपको यहाँ से फाइनली क्या पता चल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन पता चल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जो अपने आप चलता है बिना कांस्टेंट एक्सटर्नल सपोर्ट के। कभी कभार किसी रिएक्शन को कराने के लिए इनिशिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वंस अगर आप इनिशिएशन प्रोवाइड कर देते हो तो रिएक्शन अपने आप चलता रहता है। तो ऐसे रिएक्शन जो अपने आप चलेगा बिना किसी सपोर्ट के, उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर का फॉल होता है हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड, ये आपके अपने आप होते हैं। आइस का जो मेल्ट होता है, आइस जो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर मैं उसको रूम में रख दूँ, रूम का टेम्परेचर लेटर से 25 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे अगर आइस का कोई टुकड़ा रख दूँ तो आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगा। गैस का जो डिफ्यूजन होता है हमेशा बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होता है। हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है। और जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं सभी रिएक्शंस आपके स्पॉन्टेनियस नेचर के होते हैं। कंबशन को बच्चों इग्निशन की ज़रूरत पड़ती है, इनिशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, बट वंस अगर आप प्रॉपर इनिशिएशन दे देते हो तो रिएक्शन अपने आप चल पड़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसको कांस्टेंट एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना एक्सटर्नल सपोर्ट का ऐसा रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता है, उन्हीं को नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे अगर -25 डिग्री सेल्सियस पे आइस को रख दोगे, आइस अपने आप मेल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आइस की मेल्टिंग स्टार्ट किस टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 0 से लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है आइस तो आइस अपने आप मेल्ट नहीं करेगा। इसी तरह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप वाटर को बॉईल रूम टेम्परेचर पे करोगे अपने आप नहीं होगा।
तीसरी बात, अगर हम हीट के फ्लो की बात करें तो हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ या हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में ही फ्लो होता है। लेकिन अगर आप लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर पे हीट को फ्लो कराना चाहते हो तो ये अपने आप पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होता है, ना कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे। तो अगर आपको गैस को डिफ्यूज़ लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे कराना है तो अपने आप वो नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करती हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 3 तरह के फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है एनर्जी फैक्टर। जितने भी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं हम लोग, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है ऐसे डायरेक्शन में जाने की जहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो, क्योंकि एनर्जी अगर डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हर एक केमिकल रिएक्शन की बच्चों डिमांड होती है कि वो ऐसे डायरेक्शन में जाएं जहां पे उनकी एनर्जी कम हो और एनर्जी कम होने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो इसी बेसिस पे जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हीट का लॉस होता है। अगर हीट का लॉस होगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। तो अगर एनर्जी कम हुई है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी होगी, है ना। और जितने भी आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनमें क्या होता है, हीट आपकी एब्जॉर्ब्ड होती है। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हुई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेस हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है ऐसे डायरेक्शन में जाने की जहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो, और अगर एनर्जी डिक्रीज हो तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और हर रिएक्शन जो अपने आप जाना चाहता है, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, वो हमेशा कोशिश करेगी अपने रिएक्शन के अंदर एनर्जी को डिक्रीज करके स्टेबिलिटी को बढ़ाने की। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते थे बच्चों कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जहाँ पे आपकी हीट क्या होती है, लॉस होती है, तो इसका मतलब हीट लॉस होने का मतलब है स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था। और जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे आपकी एनर्जी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होती है इसका मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा क्या गया है कि बहुत सारे एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी अपने आप में स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे अगर मैं N2 and O2 के बीच में कंबशन रिएक्शन करा दूं बच्चों, तो कंबशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। कार्बन को सल्फर के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइसल्फाइड बना दो, ये भी रिएक्शन आपका यहाँ पे एंडोथर्मिक देखा गया है बच्चों। इसी तरह से वाटर का जो बॉइलिंग होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये तीनों प्रोसेस ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव होती है, मतलब ये तीनों प्रोसेस आपके एंडोथर्मिक है। बट एंडोथर्मिक होने के बावजूद ये कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है। तो ये जो यहाँ पे मैंने ऊपर में लिखा था कि all exothermic reaction should be spontaneous and all endothermic reaction should be non spontaneous, ये करेक्ट नहीं है 100%, इसमें कुछ यहाँ पे गलती भी है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एनर्जी पैरामीटर हम स्पॉन्टेनिटी किसी भी रिएक्शन की डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर सभी हमारे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, ये कभी नहीं कहा जा सकता है। बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इसीलिए एनर्जी पैरामीटर की वजह से हम कभी भी किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको कभी भी हम डेल्टा एच के नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है बच्चों, यह है एंट्रोपी पैरामीटर। एंट्रोपी बेसिकली क्या होता है, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। किसी भी सिस्टम के अंदर कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, वही क्या होती है, एंट्रोपी होती है। अगर रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा है। अब ये जो नोट मैं बच्चों यहाँ पे लिखी हूँ काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल्स, कहाँ कहाँ पे एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, तो ध्यान रखना बच्चों, जब फ्यूजन की बात हो, फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड आपके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं।
सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के दौरान एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल ज़्यादा रैंडम होता है सॉलिड के मुकाबले। वेपराइजेशन करोगे मतलब लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करोगे, वेपर में कन्वर्ट करोगे, तो गैस के अंदर ज़्यादा रैंडमनेस होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो इसलिए जब लिक्विड वेपर में जाएगा तो रैंडमनेस को बढ़ा देगा। सब्लिमेशन की बात करो तो सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चों, सॉलिड को हम गैस में लेके जाते हैं। अब गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इसलिए सब्लिमेशन में भी जब सॉलिड को गैस में लेके जाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों। जो एग की बॉइलिंग होती है उसके अंदर भी एंट्रोपी आपकी बढ़ती है। एंट्रोपी आपकी इंक्रीज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द डीनेचुरेशन। जो एग के अंदर बच्चों प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है जब हम उसको बॉईल करते हैं, और डीनेचुरेशन की वजह से ही क्या होती है, रैंडमनेस बढ़ेगी। जब सारे प्रोटीन के चेन्स ब्रेक हो जाते हैं तो उस ब्रेकिंग की वजह से रैंडमनेस बढ़ती है, और रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। बट अगर मान के चले रैंडमली आपको कोई रिएक्शन दे दिया हो, रैंडमली कोई भी रिएक्शन दे दिया हो, उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है जो ध्यान में रखिएगा। आप लोग कैसे पता लगाओगे कि एंट्रोपी बढ़ी है या कम हुई है? आप क्या करो, उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकाल लो, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर दो। जैसे डेल्टा एनजी निकालोगे बच्चों, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, और अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है बच्चों, इसका मतलब एंट्रोपी उस रिएक्शन की क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस है, कौन कौन से प्रोसेस है जहाँ पे एंट्रोपी आपकी डिक्रीज होगी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिनको ध्यान में रखिएगा। एक तो अगर डेल्टा एन जी आपका लेस देन ज़ीरो है बच्चों, तो डेल्टा एस भी लेस देन ज़ीरो होगा, और डेल्टा एस अगर लेस देन ज़ीरो होगा इसका मतलब एंट्रोपी आपकी डिक्रीज कर रही है। दूसरा, रबर का जो स्ट्रेचिंग होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर जो होता है बच्चों, इसके अंदर एंट्रोपी आपकी कम होती है। तीसरी, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में क्या होता है, गैस को लिक्विड में लेके जाना। गैस में रैंडमनेस ज़्यादा था, लिक्विड में रैंडमनेस कम हुआ, तो जब गैस को लिक्विड में लेके जाओगे तो रैंडमनेस तो आपकी कम हो रही है, मतलब एंट्रोपी आपकी कम हो रही है, मतलब डेल्टा एस आपका नेगेटिव है। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन में बच्चों हम लिक्विड को सॉलिड में लेके जाते हैं। अब लिक्विड और सॉलिड को अगर कंपेयर किया जाए तो लिक्विड के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा है, सॉलिड के अंदर रैंडमनेस कम है, तो इसीलिए जब लिक्विड सॉलिड में जाएगा तो रैंडमनेस कम होगा, और रैंडमनेस कम होगा बच्चों तो एंट्रोपी भी आपकी क्या होगी बताइए, कम हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अभी जितने भी पॉइंट इस पर्टिकुलर हम इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था, किसी भी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ तो डेल्टा एस टोटल, जिसको हम डेल्टा एस यूनिवर्स भी कह सकते हैं, या डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है बच्चों तो डेल्टा एस टोटल आपका लेस देन ज़ीरो होगा, और अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम पे है तो ऐसे केसेस में डेल्टा एस टोटल आपका ज़ीरो के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा एक और बात, ऑल प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल। अगर कभी कभार आपको इरिवर्सिबल भी कह दिया जाए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बच्चों डेल्टा एस टोटल हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। एक बार अच्छे से इस लेक्चर को बच्चों एक दो बार अच्छे से देखिए, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भी हर एक पॉइंट कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड इवन पार्ट 2 के अंदर भी मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है जो कि आपके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होंगे। नेक्स्ट बच्चों, एंट्रोपी कैलकुलेशन हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कैसे करते हैं। तो देखिए, आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा एस हमारा कैसे होता है 2.303 RT लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल, या फिर डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 RT लॉग पी इनिशियल बाई पी फाइनल। हमने पार्ट 1 के अंदर बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट को निकाला था।
अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो हीट हमने आइसोथर्मल के लिए कितना निकाला था, 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल, और प्रेशर के टर्म में P इनिशियल बाई P फाइनल। अब डेल्टा एस क्या होता है बच्चों, तो डेल्टा एस आपका होता है Q अपॉन T। तो अगर मैं इस Q को T से डिवाइड कर दूँ तो T कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारा एंट्रोपी चेंज है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस का पूछ लिया जाए तो डेल्टा एस हमारा निकालने का फॉर्मूला है 2.303 NCP log T2 बाई T1। और आइसोकोरिक में बच्चों फॉर्मूला सेम रहेगा, बट अब Cp को आप किससे रिप्लेस कर दो, Cv के साथ रिप्लेस कर दो। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इट विल बी NCV। मतलब इसका डेल्टा एस टोटल का फॉर्मूला क्या है, 2.303 NCV log T2 बाई T1। फॉर्मूला सेम ही है, बट जब प्रेशर आपका होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में तो Cp लिखेंगे, और जब आइसोकोरिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो Cv लिखा जाएगा। एंड रही बात एडियाबैटिक की बच्चों, तो सिंस डेल्टा एस इक्वल टू Q बाई टी होता है और एडियाबैटिक में Q आपका 0 होता है, तो Q बाई टी मतलब यहाँ पे कितना हो गया, एंट्रोपी आपकी 0 हो गई। तो ये चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर बच्चों एंट्रोपी के कैसे निकाला जाता है उसके भी फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यूज आप पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर सपोज कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जब दोनों चेंज होगा बच्चों तो हम एंट्रोपी इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। क्या है ये फॉर्मूला, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log V2 बाई V1। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है अगर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों में चेंज दिखे। नीट वाले बच्चों के लिए इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी रेयर ही पूछे जाते हैं, बट जेई में बच्चों काफ़ी बार आप लोगों को इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है। तो नीट वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं तो भी चलेगा, बट जेई वाले स्टूडेंट्स को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आपके पास सपोज गैसेस हैं, अगर सपोज मैंने गैसेस को मिक्स किया तो मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक से ज़्यादा गैसेस को आपस में आप मिक्स कर रहे हो तो मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। और एंट्रोपी ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ गैसेस को निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। डेल्टा एस मिक्सिंग हमारा होता है बच्चों -2.303 R x1 log x1 प्लस x2 log x2, जहाँ पे x1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है गैसेस के। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ साथ साथ में। सपोज कहा है कि 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन at STP condition react with each other, फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो आप सिंपली क्या करोगे बच्चों, सिंस STP कह दिया है तो नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 आप ले सकते हो। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, इट विल बी 1/2। और उसी तरह से नाइट्रोजन का भी मोल हो जाएगा 1/2। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगी तो दोनों के मोल फ्रैक्शन कितने कितने हो जाएंगे, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल तो 1 हो गया, 1/2 प्लस 1/2, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे 1/2 1/2। तो इस फॉर्मूले के अंदर बस पुट कर देना, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। और R कितना लोगे आप, 8.314, क्योंकि आपको एंट्रोपी भी हमेशा जूल में ही मेजर करने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे फ्यूजन हो गया या वेपोराइजेशन हो गया या सब्लिमेशन हो गया, उन प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में कैसे चेंज आती है उसके ऊपर भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो डेल्टा एस फ्यूजन हम कैसे निकालते हैं बच्चों, फ्यूजन के दौरान जो एंट्रोपी में चेंज आया है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, जिस सॉलिड को मेल्ट करना चाह रहे हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो कि क्वेश्चन में दिया होगा बच्चों, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन दिया होगा, दोनों के रेशियो लेके आप डेल्टा एस फ्यूजन निकाल सकते हो। या फिर कभी कभार डेल्टा एस दिया होगा, डेल्टा एच दिया होगा, आपको मेल्टिंग टेम्परेचर पूछा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सॉरी, अगर हम डेल्टा एस वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं बच्चों,
तो डेल्टा एस वेपराइजेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टी, जहाँ पे टी क्या है बच्चों, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे भी डेल्टा एस और ये दिया है तो आपको बॉइलिंग टेम्परेचर पूछा होगा, और अगर ये दोनों की वैल्यू दे रखी है तो आपको एंथैल्पी के आपको यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पूछा होगा। अगर आपको सब्लिमेशन के अंदर निकालना है एंट्रोपी में चेंज, तो एंट्रोपी में चेंज क्या होगा बच्चों, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आप सब्लिमेशन करवा रहे हो, ये क्वेश्चन में दी होगी, ये दिया होगा, आपको डेल्टा एस निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी एंट्रोपी में चेंज आएगी उसको भी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक इंक्लूड किए हैं इस स्लाइड्स के अंदर, सभी पॉइंट हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक नोट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग अलोन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इफ डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन ओनली वी कैन से द process is or the chemical reaction is spontaneous, and if delta S universe is less than 0 then we can say that the process is non spontaneous। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सपोज आपको कहा है कि जो डेल्टा एस सिस्टम है ये आपका नेगेटिव है, तो डेल्टा एस सिस्टम अगर नेगेटिव है, इट डजेंट मीन कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है, आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। या फिर अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। कभी भी डेल्टा एस सिस्टम के या डेल्टा एस सराउंडिंग के बेसिस पे सिस्टम के अंदर जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है उसको हम स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमें किसको देखना पड़ेगा बच्चों, हमें देखना पड़ेगा डेल्टा एस टोटल को। और डेल्टा एस टोटल एक्चुअली में होता क्या है, सिस्टम की जो एंट्रोपी में चेंज होती है और जो सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज होती है, दोनों का सम होता है। अगर इन दोनों का सम पॉजिटिव है तभी हम कहेंगे कि प्रोसेस हमारा क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है, और दोनों का सम अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस हमारा कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए बच्चों, हमने पहला फैक्टर पढ़ा था एनर्जी फैक्टर, दूसरा पढ़ा था हमने एंट्रोपी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर तो हमने कह दिया था कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पैरामीटर हम किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता पाएंगे। दूसरी मैंने बात की एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी फैक्टर की भी मदद से हम 100% एक्यूरेसी के साथ रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी होती है उसको आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता लगाना है बच्चों तो हमें डेल्टा एस सिस्टम भी चाहिए और डेल्टा एस सराउंडिंग भी चाहिए। सिस्टम तो छोटा पार्ट होता है तो उसमें कितना एंट्रोपी में चेंज आया है उसको तो आप आसानी से निकाल भी लोगे, बट सराउंडिंग इज़ अ लार्ज रिजर्वायर, तो सराउंडिंग में कितना एंट्रोपी में चेंज आता है बच्चों उसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए डेल्टा एस टोटल को कैलकुलेट थोड़ा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से बच्चों हम एंट्रोपी फैक्टर को भी उतना एक्यूरेट नहीं मानते हैं किसी भी सिस्टम के स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इसलिए हमें तीसरा फैक्टर को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी फैक्टर, जिसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, और जी हमारा H - TS के बराबर होता है। और अगर हम डेल्टा ले लें, इसको चेंज के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा H - T डेल्टा S होगा, जहाँ पे हम अब डेल्टा जी किसका निकाल रहे हैं बच्चों, सिस्टम के साथ। मतलब अब यहाँ पे हम सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, तो सिस्टम के साथ डील करना ज़्यादा ईजी होता है। तो डेल्टा जी सिस्टम हमारा डेल्टा H सिस्टम - T डेल्टा S सिस्टम होता है बच्चों। अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी सिस्टम हमारा पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन का किसी सिस्टम का 0 हो गया, इसका मतलब प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट, अगर कोई भी जनरल रिएक्शन आपको दिया जाता है, जैसे कि सपोज ये रिएक्शन दिया है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, अगर उनका आपको डेल्टा G0 F दिया है,
स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इनके डाटा दे रखे हैं। तो आप इस पूरे रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ ए आई इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बी आई इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दो। तो प्रोडक्ट में देखो बी आई और ए आई बच्चों यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास सी एंड डी है, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है स्मॉल सी इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ डी। और यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में क्या होगा? ए इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ ए प्लस बी इंटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ बी। इसको आप ये सारे वैल्यू क्वेश्चन में दिए होंगे, इनको पुट कीजिएगा, आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या पता चल जाएगा? डेल्टा जी आर पता चल जाएगा। इसी तरह से बच्चों एक किरचॉफ्स इक्वेशन है जिसके अंदर डेल्टा सी पी और डेल्टा सी वी हम कैसे निकालते हैं वो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। डेल्टा सी पी हम निकालते हैं डेल्टा एच टू एंथैल्पी चेंज एट टी टू टेम्परेचर। डेल्टा एच टू क्या है बच्चों? जैसे टी वन हमारा लेटेस्ट से लोअर टेम्परेचर है, टी टू हमारा हाइयर टेम्परेचर है। तो T1 टेम्परेचर पे लेटेस्ट से हमने एंथैल्पी चेंज निकाला था डेल्टा H1 और T2 टेम्परेचर पे सपोज हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी चेंज आपका डेल्टा H2 था। तो उस रिएक्शन की डेल्टा Cp हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। और डेल्टा Cp के जगह पे अगर डेल्टा Cv आप निकालोगे बच्चों तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डेल्टा H के जगह पे सिंपली अब डेल्टा U लिख देंगे। ठीक है, मतलब जब हम Cv निकालते हैं तो डेल्टा U के साथ डील किया जाता है और जब हम Cp निकालते हैं तो डील किसके साथ किया जाता है? डेल्टा H के साथ। एंड लास्ट बच्चों यहाँ पे ये टेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैसे कौन से कंडीशन में प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आप लोगों को आ चुका है। तो देखिए एक्चुअली में बच्चों डेल्टा जी हमारा होता क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर बच्चों में यहाँ पे डेल्टा जी हमारा कितना है? डेल्टा जी है हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं पहले वाले केस की बात करूँ तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और डेल्टा एस नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया बच्चों तो इसका मतलब टेम्परेचर आप लो रखो या हाई रखो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, मतलब कभी भी अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो कोई भी टेम्परेचर हो, लो हो हाई हो, आपका प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसी तरह से डेल्टा एच अगर बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको फिर से समझ लीजिए। अगर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, डेल्टा एच को मैंने नेगेटिव कर दिया लेकिन डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के सामने है बच्चों नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी हमें क्या देगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे फाइनली हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब इस कंडीशन में जब डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, टेम्परेचर कोई भी हो, हमारा प्रोसेस कैसा होगा बच्चों? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। टेम्परेचर आप लो रखोगे या टेम्परेचर हाई रखोगे तो भी आपका डेल्टा जी नेगेटिव ही आ रहा है। तीसरा है बच्चों यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब थर्ड वाला रिलेशन देखिए, तो थर्ड वाले में डेल्टा एच तो आपका नेगेटिव दिया है बच्चों, और डेल्टा एस जो है यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव दिया है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों ये नेगेटिव है और सामने नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब पहला क्वांटिटी तो नेगेटिव ही है बट सेकेंड क्वांटिटी अब पॉजिटिव हो चुका है। अब बच्चों डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर टेम्परेचर को लो रखेंगे तो लो टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस वाला जो क्वांटिटी होगा वो कम होगा, मतलब डोमिनेट कौन करेगा? डेल्टा एच डोमिनेट करेगा। और डेल्टा एच की साइन क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, तो डेल्टा जी भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर लो रखोगे बच्चों तो टेम्परेचर लो रखने से क्या होगा? ये वाला जो क्वांटिटी होगा वो कम होगा, मतलब डोमिनेट ये वाला क्वांटिटी करेगा, और ये डोमिनेट करेगा तो डेल्टा जी भी आपका नेगेटिव होगा, मतलब प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पे। बट सेम क्वेश्चन के अंदर अगर बच्चों हम
यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दे, काफ़ी हाई टेम्परेचर को रखे, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टी डेल्टा एस काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर टी डेल्टा एस काफ़ी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे डोमिनेट अब कौन करेगा, डोमिनेट अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी करेगा, तो इसलिए रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिजल्ट है, इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से रिएक्शन हमारा क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। उसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फिर से लिखती हूँ, इस कंडीशन में देखिए डेल्टा एच तो आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन गौर से देखिए बच्चों ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब दोनों का जो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेल्टा एस भी हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है बच्चों, बट सामने है नेगेटिव क्वांटिटी। अब ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा या ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर से डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर रखने से ये क्वांटिटी डोमिनेट करेगा, और ये क्वांटिटी के सामने क्या है, नेगेटिव साइन, तो इसलिए डेल्टा जी आपका क्या होगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे इस कंडीशन में आपका जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और जब टेम्परेचर को लो रखोगे बच्चों तो ये क्वांटिटी कम होगी, मतलब डोमिनेट ये वाला क्वांटिटी करेगा, और इस क्वांटिटी का साइन पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब प्रोसेस आपकी कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी टेबल के अंदर कोई भी कंडीशन अगर आपको दे दिया है, आप उसके स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को प्रोडिक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट है बच्चों यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसका स्टेटमेंट याद रखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट टाइप को क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। क्या है इसका स्टेटमेंट, फॉर एनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन है, मतलब उसके अंदर किसी भी तरह का डिसऑर्डरनेस नहीं है, ऐसे केस में ऐसे सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन कर दे, मतलब अगर उस सॉलिड का, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर टेम्परेचर 0 केल्विन कर देते हैं तो उस कंडीशन पे उसकी एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। यही स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने दिया था, कि अगर आप परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दोगे तो एंट्रोपी भी उसकी 0 हो जाएगी। एंड लास्ट है बच्चों यहाँ पे ट्रॉटन्स रूल। ट्रॉटन्स रूल आपको क्या ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे टाइप के लिक्विड होते हैं जो किसी भी तरह का स्पेशल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया है बच्चों, अमोनिया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मतलब स्पेशल टाइप के बॉन्ड को फॉर्म करता है, बट देर आर सो मेनी लिक्विड जो किसी भी तरह के स्पेशल टाइप के बॉन्डिंग को नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो किसी भी तरह के स्पेशल बॉन्डिंग को नहीं बना पाते हैं, उनका जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग टेम्परेचर का जो रेशियो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एस वेपोराइजेशन, ये किसके बराबर होता है, 88 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होता है। मतलब फॉर ऑल दोज टाइप ऑफ लिक्विड विच डू नॉट फॉर्म एनी स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज फिक्स एंड विच इज इक्वल टू 88 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर मैं आपसे पूछूं क्या अमोनिया के लिए ये वाला रूल काम में लगेगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि अमोनिया बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो जो हमारे लिक्विड स्पेशल टाइप के बॉन्ड बनाते हैं उनके लिए ये रूल आपका काम में नहीं आता है, जो नहीं बनाते हैं उन्हीं के लिए ये रूल आपका काम में आता है। तो बच्चों मैंने एक एक पार्ट जो इस चैप्टर का है थर्मोकेमिस्ट्री के बाद के सभी को मैंने यहाँ पे हर तरह के हीट ऑफ रिएक्शंस को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या यहाँ पे रिलेशंस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीनों फैक्टर मैंने आप लोगों को समझा दिए, एनर्जी फैक्टर, एंट्रोपी फैक्टर एंड गिव्स फ्री एनर्जी फैक्टर, कहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, ट्रॉटन्स रूल क्या है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दी हैं। तो आपको अगर एक बार वीडियो ना समझ में आए आप दूसरी बार देखिए, बट जितनी भी चीज़ें बच्चों मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर प्रोड्यूस किए हैं आप कोशिश कीजिएगा कि इनको आप बार बार रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देखिए, आपको पक्का श्योरली समझ में आएगा, और जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे इस वीडियो को उतना ही आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो बच्चों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
एज वेल एज जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल अश्योर यू कि आप लोगों को कोई भी आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस अच्छे मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर। काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मैं बनाऊंगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और उसके लिए वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।